हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू टुडे इन द पब्लिक सर्विसेज चैप्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप की सर्विसेज होती हैं। ठीक है, सबसे पहली तो होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, फिर दूसरी होती है सेंट्रल सर्विसेज और फिर तीसरी होती है स्टेट सर्विसेज। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करें तो ये वो वाली सर्विसेज है जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, मतलब दोनों इसमें कॉमन होती हैं, मतलब स्टेट के लिए भी काम कर सकती है, सेंट्रल के लिए भी, कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल सर्विसेज वो होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जूरिस्डिक्शन में आती है। ठीक है, इस पे मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई जूरिस्डिक्शन नहीं है, इस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जूरिस्डिक्शन है। ठीक है, और ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज 66, ग्रुप ए मतलब ऐसे अगर हम ग्रुप ए में सर्विसेज की बात करें सेंट्रल सर्विसेज की तो ऐसे 66 है। ठीक है, और स्टेट सर्विसेज जो हैं वो उस पर एक्सक्लूसिव जूरिस्डिक्शन होता है स्टेट का ओनली। ठीक है, तो ऐसी सर्विसेज जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का जूरिस्डिक्शन है। ठीक है, और वो सारी सर्विसेज तो ऐसी होती हैं स्टेट्स में जो कि सारे स्टेट्स में कॉमन ही होती है। ओके, ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर 3 है। एक तो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, फिर है इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS, फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी IFOS। ठीक है, और अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करें तो वो भी यहाँ पर एक तो इंडियन फॉरेन सर्विस आएगी, ठीक है, IFS, और एक इंडियन PNT अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज। ठीक है, यानी कि ये भी एक सेंट्रल सर्विस है। इंडियन पोस्टल सर्विस ये भी सेंट्रल सर्विस में आएगी, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, ऐसी बहुत सारी और भी हैं। ठीक है, अब स्टेट सर्विसेज में भी बहुत सारी आती हैं, जैसे सिविल सर्विस है, पुलिस सर्विस है, यानी ये सब हर स्टेट में कॉमन ही होती है। सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस होती है, एग्रीकल्चरल सर्विस होती है और मेडिकल सर्विस एट्सेट्रा, ये सब स्टेट सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज की। ये जो भैया ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं ये टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों में, और टर्न वाइज इनको सर्व करते हैं। ठीक है, मतलब टॉप पोजीशन होती है इनकी। 1947 में इंडियन सिविल सर्विस को बदल कर नाम, उसका पहले इंडियन सिविल सर्विस था, उसको IAS कर दिया गया था 1947 में। ठीक है, ICS को IAS कर दिया गया, और खाली 1947 के टाइम पर इंडियन पुलिस कहते थे खाली, 1947 में इंडियन पुलिस सर्विस कर दिया गया। ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिकॉग्निशन मिली इंडियन पुलिस सर्विस को। ठीक है, एज ए ऑल इंडिया सर्विसेज, इससे पहले रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया जाता था। 1966 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया एज अ थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इस्टेब्लिश किया गया एज अ थर्ड ऑल इंडिया सर्विस। और आपको ये तो प्रोसेस तो पता ही है ना कि कैसे कैसे मतलब कोई ऑल इंडिया सर्विस को कैसे मतलब इनिशिएट कर सकते हैं, वो बिल कैसे लेकर आया जा सकता है, राज्यसभा का क्या रोल होता है और स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह का। ओके, तो ये सब भी ध्यान में रखना। आर्टिकल 312 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप एक ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हो। ठीक है, बेस्ड ऑन अ रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा टू दैट इफेक्ट। अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है कि हमें एक नई ऑल इंडिया सर्विस चाहिए, ठीक है, राज्यसभा क्या है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टेट्स को ही अगर अफेक्ट करता है ऑल इंडिया सर्विस का प्रोविज़न, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को, तो भाई स्टेट्स ही अगर इनिशिएट करें, स्टेट कहें कि भैया हमको एक और चाहिए ऑल इंडिया सर्विस, तो क्या कर सकती है पार्लियामेंट, फिर बना सकती है उसको। ठीक है, और ये जो एक नई ऑल इंडिया सर्विस होगी, इसको बनाने के लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई मतलब अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये सब वो सब। ठीक है, एक नई ऑल इंडिया सर्विस जो है वो सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी बन सकती है और नॉट बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सॉरी, इसमें कोई दूसरा पॉइंट है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है वो ऐसा भी नहीं है कि अगर पास भी ना हो रिजोल्यूशन राज्यसभा में तब भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बन सकती है, लेकिन राज्यसभा की रिकमेंडेशन ज़रूरी होगी। ठीक है, राज्यसभा अगर रिकमेंड करे तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, ना कि बस रिजोल्यूशन के थ्रू, ये दूसरा तरीका है। ठीक है, लेकिन उसमें राज्यसभा की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। और ये पावर जो दे रखी है, ठीक है, राज्यसभा को, ये क्यों दे रखी है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, ताकि स्टेट्स का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया था ऑल इंडिया सर्विस को।
ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया था ऑल इंडिया सर्विसेज को। फिर जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी कहीं पर नहीं लिखा था कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है वो होनी चाहिए। ओके। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने ये कुछ प्रोविजंस को इंक्लूड किया, ऑल इंडिया सर्विसेज के से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को क्या किया, इंक्लूड किया, जो कि बाद में अप्रूव कर लिए गए। नहीं तो ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, कि ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड कुछ नहीं था। और ये जो प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल 312, ठीक है, आर्टिकल 312 ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ही नहीं दिया ऑल इंडिया सर्विसेज को, बल्कि नई ऑल इंडिया सर्विसेज कैसे क्रिएट की जा सकती है इसके बारे में भी बताया, ठीक है। आर्टिकल 312 ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ही नहीं दिया इन सर्विसेज को, ऑल इंडिया सर्विसेज को, बल्कि ये भी बताया कि आप कैसे जो है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हो। ओके। अगर हम चीफ प्रोटैगोनिस्ट की बात करें, जो ऑल इंडिया सर्विसेज को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे, जिनकी नज़रों में फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने का एक बढ़िया तरीका था ये, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बार बार कहते थे कि देयर शुड बी ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, और इसीलिए इनको कहा गया फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके। और इनको इंडियाज़ बिस्मार्क भी कहा जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन ने इनको इंडियाज़ बिस्मार्क कहा है, ठीक है, और फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनका जन्म गुजरात में हुआ था 1875 में, ठीक है, और ये इंडिया के पहले डिप्टी पीएम थे, ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ रही हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के, और फर्स्ट मिनिस्टर रही हैं होम अफेयर्स के, यानी होम अफेयर्स के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर भी ये थे, पहले डिप्टी पीएम भी यही थे, कमांडर इन चीफ भी यही थे, ठीक है। और इनको फादर ऑफ द आईएएस आईपीएस सेंट्रल सर्विसेज के फादर कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने 500 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन फेडरेशन में इंटीग्रेट किया था, ठीक है। और बाद में उनको जो है मतलब जब उनकी मतलब डेथ हो गई तो उसके बाद उनको क्या किया गया, अवार्ड किया गया भारत रत्न से 1991 में, ठीक है। योर गुडनेस इज इम्पेडिमेंट इन योर वे, सो लेट योर आइज बी रेड विद एंगर, ट्राई टू फाइट द इनजस्टिस विद अ फर्म हैंड। ये इनका कोड था। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑफ 1951 में क्या लिखा है, ठीक है, अब हम ये बात जानने वाले हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल का तो पता लग गया, आर्टिकल 312 है, ठीक है, जो कि बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की रिकॉग्निशन देने की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, और साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कैसे आप जो है रिजोल्यूशन अगर पास करें राज्यसभा तो कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, और ये भी कि कैसे जो है हम मतलब अगर राज्यसभा नहीं भी पास करता है रेजोल्यूशन तो उसकी रिकमेंडेशन पर कैसे ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सकता है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट आया था 1951 में, ठीक है, और इस एक्ट में क्या किया गया था, एक तो इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया था, किस चीज़ के लिए ऑथराइज कर दिया था, कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मतलब कंसल्टेशन कर ले, कंसल्ट कर ले स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कि क्या क्या करना है, ठीक है। मतलब ये कि देखो भाई, ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है, सारे स्टेट्स पर भी तो पड़ता है, बिकॉज वो मतलब काम तो सारे के सारे सर्वेंट स्टेट में ही करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा गया, ऑथराइज किया गया ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के थ्रू कि भैया ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होंगे इनकी सर्विस कंडीशंस और इनके रिक्रूटमेंट वगैरह से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन हम लेकर आ रहे हैं उसमें हमें आपकी कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसल्टेशन चाहिए। और कौन लेगा ये कंसल्टेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। भाई हम जो रूल्स बना रहे हैं इनकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और इनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं उसके लिए हमें आपकी क्या चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स को। और मेंबर्स जो होंगे इस सर्विसेज के, ठीक है, उनको रिक्रूट कौन करेगा और ट्रेन कौन करेगा, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। रिक्रूटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ट्रेन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। बट आर असाइन टू डिफरेंट स्टेट्स फॉर वर्क, लेकिन भाई वो असाइन कहाँ किया जाएंगे बाद मतलब काम करने के लिए, डिफरेंट स्टेट्स में। दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट कैडर्स, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट स्टेट कैडर्स के साथ, ठीक है। और सेंटर का इस रिगार्ड में कोई अपना कैडर नहीं है, ठीक है, आप सेंट्रल कैडर ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बस स्टेट में इनको काम करना पड़ता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करते हैं डेप्यूटेशन, ठीक है, डेप्यूटेशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला लिया कि इधर आ जाओ तो वो वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही अपना उनका फिक्स टेन्यूर पूरा होगा तब वो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट में लौट जाएंगे, ठीक है, ऐसे होता है इनके साथ। मतलब ये ग्रेट माइंड्स है हमारी कंट्री के, और इनका यूज़ जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही करती है, मतलब भैया आपकी यहाँ पर ज़रूरत है तो आप यहाँ पर आ जाओ,
ठीक है। और अगर नहीं ज़रूरत है तो वापस अपने स्टेट में चले जाओ, वहाँ पर काम करो, वहाँ पर सर्व करो। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्टेन्स द सर्विसेज ऑफ दिस ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन अंडर द वेल नोन टेन्योर सिस्टम। इनका एक टेन्योर सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत ये सब अपना डेप्यूटेशन से काम करके आते हैं सेंट्रल के साथ और फिर आकर अपने काम में लग जाते हैं स्टेट में आकर, ठीक है। और जितनी भी ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, वो एक सिंगल सर्विस फॉर्म करती है विथ कॉमन राइट्स एंड स्टेटस, ठीक है। चाहे वो IPS हो, चाहे वो IAS हो या IFOS हो, ठीक है। ये सब एक कॉमन राइट्स और स्टेटस जो है वो लेते हैं, ठीक है। इनके कॉमन राइट्स होते हैं, स्टेटस होते हैं, और ये एक सिंगल सर्विस यानी ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब फॉर्म करते हैं, ओके। एंड यूनिफॉर्म स्केल्स ऑफ पे थ्रू आउट द कंट्री, और इनको यूनिफॉर्म स्केल मिलता है, मतलब पे का भी, सैलरी भी सेम होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विसेज की, डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स अमेंडमेंट रूल्स 2023, ये लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है PDF में। ऑल इंडिया सर्विसेज में ये रूल आया है 2023 में, ठीक है। डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट्स अमेंडमेंट रूल्स 2023। और ये न्यूज़ में क्यों है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स को अमेंड कर दिया है, ठीक है। जैसे पहले IAS IPS वगैरह और IFOS के सर्विसेज के जो मेंबर्स होते थे ना, वो जब रिटायर हो जाते थे तो उनको क्या मिलती थी? पेंशन मिलती थी, ठीक है। empowering itself to act against them and withhold or withdraw their pension even without a reference from the state government, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब इस रूल को क्या कर दिया है? इसको बदल दिया है, इस वाले रूल्स को बदल दिया है, ठीक है। यानी इन मेंबर्स को पहले जो देखो पहले ऐसा था कि जिनको पेंशन मिल रही है, ठीक है, तो एम्पावरिंग इटसेल्फ टू एक्ट अगेंस्ट देम, मतलब वो उसके खुद के खिलाफ काम कर सकते हैं। विदहोल्ड और विड्रॉ देयर पेंशन इवन विदाउट अ रेफरेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और विदहोल्ड कर सकते थे अपनी पेंशन को, विड्रॉ कर सकते थे अपनी पेंशन को, और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रेफरेंस नहीं होता था। इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट और आर कन्विक्टेड ऑफ अ सीरियस क्राइम, ठीक है। देखो ये ऐसा होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब ये रूल अमेंड कर दिया है, और वो रूल क्या था कि जब कोई IAS IPS या IFOS का सर्विस का मेंबर अगर रिटायर हो जाता था और उसको पेंशन मिलती थी, ठीक है, और अगर उसने कोई सीरियस क्राइम कर दिया है, ठीक है, ग्रेव मिसकंडक्ट, ठीक है, वो किसी फाउंड गिल्टी, मतलब किसी में ग्रेव मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया गया या फिर कोई सीरियस क्राइम में फंस गया, तो उसका क्या करती थी स्टेट गवर्नमेंट? क्या करती थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट से बिना रेफरेंस के उनकी पेंशन रोक दी जाती थी, ठीक है। उनकी पेंशन या तो विदहोल्ड कर ली जाती थी या विड्रॉ कर ली जाती थी उनकी पेंशन, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, ठीक है। अब सेंटर ने इस रूल को अमेंड कर दिया है। कैन एक्ट अगेंस्ट IAS IPS IFOS पेंशनर ऑन इट्स ओन। यार ये क्या है? They may not have to wait for a reference from the state government. Center may not have to wait for a reference from. आई एम नॉट गेटिंग दिस एट ऑल। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। बस मुझे इतना पता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ रोल है इसमें, मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट से रेफरेंस के बिना ही अब कर सकती हैं, ऐसा कट कर सकती हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी पेंशन को, या स्टेट गवर्नमेंट से रेफरेंस लेना पड़ेगा। नहीं, मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की रेफरेंस के बिना ही कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ने अमेंड किया है रूल, तो सेंटर ने अपने ही पक्ष में किया होगा, ओके। ऑल इंडिया सर्विसेज हैव 3 कैटेगरीज। ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 कैटेगरी होती है, एक होती है सुपर टाइम स्केल, एक होता है सीनियर स्केल और एक होता है जूनियर स्केल, ठीक है। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ये मैनेज और कंट्रोल की जाती है 3 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके द्वारा ये क्या है? एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द ऑल इंडिया सर्विसेज कैटेगरीज। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज होती है, एक होता है सुपर टाइम स्केल, एक होता है सीनियर स्केल और एक होता है जूनियर स्केल। और अगर हम मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो ऑल इंडिया जो सर्विसेज है वो मैनेज और कंट्रोल की जाती है 3 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, यानी तीनों सर्विसेज अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा मतलब हैंडल की जाती है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब IAS की अगर मैं बात करूँ तो इसको संभालता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन। आईपीएस की अगर मैं बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। होम अफेयर जो है वो आईपीएस वाली सर्विसेज को संभालते हैं, और आईएफओएस वाली जो फॉरेस्ट वाली है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। देखो फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट ये सब फॉरेस्ट से रिलेटेड है, तो आईएफओएस को ये वाली मिनिस्ट्री, पब्लिक ग्रीवांसेस वाली आईएएस, और होम मिनिस्टर वाला, होम अफेयर्स वाला आईपीएस, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है इनका अल्टीमेट कंट्रोल है, प्लस डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। जैसे किसी ने कुछ अगर उल्टा काम कर दिया है तो उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाएगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, पेनल्टीज वगैरह वगैरह का। और स्टेट गवर्नमेंट बेचारी इमीडिएट कंट्रोल रखती है, मतलब सैलरी वगैरह का पूरा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आता है इनका, सैलरीज, पेंशंस वगैरह वगैरह, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, 26 स्टेट कैडर्स है इन ऑल फॉर द ऑल इंडिया सर्विसेज, मतलब 26 स्टेट कैडर्स बना रखे हैं, ठीक है, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर जो है वो मतलब असाइन किया जाता है। दिस इंक्लूड्स 2 जॉइंट कैडर, 2 जॉइंट कैडर है, ठीक है, उसमें है आसाम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड द यूटी, यूनियन टेरिटरीज। सारी यूनियन टेरिटरीज इसमें ही आ जाती हैं, जो एक कैडर बहुत बड़ा बनाया गया है, ठीक है, जॉइंट कैडर है। आसाम, मेघालय एक तो इनका हो गया, ठीक है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड द यूटी, इनका एक कैडर है। तो ये टोटल 26 हो रहे हैं सेंट्रल सर्विसेज की। सो स्टार्ट करते हैं सेंट्रल सर्विसेज। देखो जो पर्सनल होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं सेंट्रल सर्विसेज के, उनके ऊपर एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। सेंट्रल, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने अब तक ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में पढ़ा है, जिसमें अल्टीमेट कंट्रोल जो होता है वो तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और डिसिप्लिनरी एक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन हमारे पास जो मतलब उसका जो सैलरी वगैरह का था, पेंशन का था, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास था। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल सर्विसेज की, तो सेंट्रल सर्विसेज में जो एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है, जो सारा का सारा कंट्रोल होता है, वो होता है किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इनको स्पेशलाइज फंक्शनल और टेक्निकल चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है, मतलब पोजीशन जो इनको मिलती है वो एक स्पेशलाइज होती है, या तो फंक्शनल होगी या टेक्निकल होगी, ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, तो उसमें इनकी अलग है, मतलब कोई पोजीशन होगी बढ़िया वाली पोजीशन, तो इसमें उसको रखा जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय देयर रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, और बहुत सारे जो मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं वो उनकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा किए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स के द्वारा। वाइल अ फ्यू ऑफ देम आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जबकि कुछ किसके द्वारा मैनेज और मतलब कंट्रोल किए जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा, ठीक है, कुछ उनकी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, तो कुछ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के द्वारा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल क्या है? सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है, ठीक है। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल की बात करें, देखो आईएएस किसके अंडर में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। और सेंट्रल सर्विसेज में बहुत सारी सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज की इस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें अबाउट द मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्री है ये, ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पर्सनल मैटर्स, स्पेशली इश्यूज कंसर्निंग रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एंड स्टाफ वेलफेयर एज वेल एज द पोस्ट रिटायरमेंट डिस्पेंसेशन। ये क्या क्या हैंडल करती है? एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट का पर्सनल मैटर में हैंडल करती है, जैसे कि रिक्रूटमेंट कैसे होनी है, ट्रेनिंग कैसे होनी है, करियर डेवलपमेंट क्या है, स्टाफ वेलफेयर और पोस्ट रिटायरमेंट डिस्पेंसेशन, मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या देना है, वो सब ये मिनिस्ट्री हैंडल करती है। मिनिस्ट्री इज ऑल्सो कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिव पीपल ओरिएंटेड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब ये इससे भी रिलेटेड है कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव पीपल ओरिएंटेड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल हो और पीपल ओरिएंटेड हो और मॉडर्न भी हो। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स डिफाइंस द वर्क एलोटेड फॉर द मिनिस्ट्री। जो बिजनेस रूल्स है ना, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, वो डिफाइन करते हैं कि इस मिनिस्ट्री के पास क्या क्या वर्क है, ठीक है। और मिनिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 3 डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के। इंडिपेंडेंस से पहले की अगर हम बात करें तो सेंट्रल सर्विसेज इन क्लासेस में
मतलब डिफाइन थी, क्लासीफाई थी। एक क्लास 1, फिर क्लास सेकंड, और फिर सबऑर्डिनेट आती थी जिसमें क्लास 3 भी कहते थे इसको, और इन्फीरियर सर्विस यानी कि क्लास 4। क्लास 1, क्लास सेकंड, सबऑर्डिनेट और इन्फीरियर, ये 4 तरीके की क्लासिफिकेशन थी जो कि सेंट्रल सर्विस में पाई जाती थी। ठीक है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट पे कमीशन 1946 से 1947, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट पे कमीशन 1946, यानी फर्स्ट पे कमीशन जो कि 1946 से 1947 के बाद तक था। ठीक है, ऑन रिकमेंड, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद इसमें हमने इसको क्लासीफाई किया। सॉरी, ये इंडिपेंडेंस से पहले नहीं था। क्या क्या लिख रहे हैं, क्लास 1, क्लास सेकंड, सबऑर्डिनेट, इंफीरियर सर्विसेज। अच्छा, मैं समझ गई क्या क्या तरीका है। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले 4 कैटेगरीज होती थी, क्लास 1, क्लास सेकंड, सबऑर्डिनेट, इंफीरियर। ठीक है, क्लास 3 और क्लास 4 नहीं कहते थे, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर कहते थे। लेकिन फर्स्ट के पे कमीशन जो आया 1946 से 1947 में, उसने कहा कि देखो भाई, ये बात गलत है कि तुम किसी को सबऑर्डिनेट और इंफीरियर कह रहे हो। इससे अच्छा तो तुमने जब उन्हें क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड कह रखा है, तो तुम इसको भी क्या कहो, क्लास 3 और क्लास 4 कह दो, सिंपल। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने इनको क्लास 3 और क्लास 4 कहा जाने लगा। ठीक है, लेकिन फिर आई थर्ड पे कमीशन। ठीक है, थर्ड पे कमीशन जो कि 1970 से 1973 के बीच में आई थी, इंदिरा गांधी जी के काल में। ठीक है, तो थर्ड पे कमीशन ने कहा कि देखो भाई, हम इसका नया क्लासिफिकेशन लेके आ रहे हैं। ये जो क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ तुम करते रहते हो ना, इनको अल्फ़ाबेटिकल नाम दो, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, और फिर इन्होंने ये मतलब उनकी रिकमेंडेशन पर 1974 में ग्रुप ए, ग्रुप बी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो बस पहले क्लास 1, क्लास सेकंड और सबऑर्डिनेट और इन्फीरियर था, उसके बाद फर्स्ट पे कमीशन के रिकमेंडेशन पर क्लास 3 और क्लास 4 लेकर आए, एंड देन आफ्टर दैट थर्ड पे कमीशन की रिकमेंडेशन पर लास्ट में लेकर आए हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, और 1974 में भाई ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज आज 66 है, यानी कि 66 ग्रुप ए सेंट्रल सर्विसेज होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनमें से कुछ। इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सेंट्रल सर्विस है और सबसे बड़ी भी यही मानी जाती है। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विस, ये तो सबको बहुत ज़्यादा रोज़गार देती है भाई। इंडियन पोस्टल सर्विस, इसका क्रेज़ भी है, अभी थोड़ा बहुत ही बचा है लेकिन। इंडियन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इसमें बहुत पैसा है। इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सर्विस इंक्लूडिंग द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, द इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, द इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, द इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ये अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग सर्विस में आते हैं सारे के सारे 4 के 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सेंट्रल सर्विसेज में हमने यहाँ पर कुछ ही के नाम दिए हैं बस। ठीक है, बाकी ये 66 है नहीं तो। और बहुत सारी जो है ना, मतलब ग्रुप ए की सेंट्रल सर्विसेज, वो ग्रुप बी सर्विसेज से थोड़ा कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब संबंधित है उनसे। ठीक है, तो थ्रू SCS एग्जामिनेशन, ये देखो सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप बी वाली सर्विसेज जो ऐसी हैं जिससे SCS एग्जामिनेशन देकर पास किया जाता है, जैसे स्टेट सिविल सर्विस क्लास 1 SCS वाला एग्ज़ाम देते हैं, जिसके लिए स्टेट पुलिस सर्विस क्लास 1 SPS वाला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, तालुकदार, असिस्टेंट कलेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, डिस्ट्रिक्ट फूड रजिस्ट्रार, अच्छा समझ गई, ये मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर ऑफिसर, एनी अदर क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड सर्विस नोटिफाइड एज पर रूल बाय द कंसर्न स्टेट। ठीक है, सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप बी की सर्विसेज में ये भी आती हैं। ठीक है, जैसे कि स्टेट की सिविल सर्विसेज हो गई, SCS वाला एग्ज़ाम देकर निकालते हैं उसको, स्टेट की पुलिस सर्विस हो गई, स्टेट सिविल सर्विसेज और स्टेट पुलिस सर्विसेज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तहसीलदार, तालुकदार, असिस्टेंट कलेक्टर, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर और भी बहुत सारे ऑफिसर ये ग्रुप बी में आते हैं। ठीक है, ग्रुप सी वाले जो ऑफिसर होते हैं वो क्लेरिकल पर्सनल होते हैं, यानी क्लेरिकल,
जो लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं। ग्रुप डी वाले होते हैं मैनुअल पर्सनल, ठीक है, जिनको कहीं कहीं भेजा जाता है। मैनुअल मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी उनको कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर, या जिसको पहले बोला करते थे ना कोवेनेंट, ठीक है, गैजेटेड ऑफिसर। और ग्रुप सी और ग्रुप डी को कहते हैं नॉन गैजेटेड क्लास। अब इनको ऐसा क्यों कहते हैं, देखो गैजेटेड ऑफिसर जो होते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले, वो एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल लेवल पर काम करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इन इंडिया। रैंक मतलब उनकी जो रैंक होती है वो एग्जीक्यूटिव और मैनेजरियल लेवल की होती है, ठीक है। और जो IFS है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस, वो टॉप मोस्ट सेंट्रल सर्विस है इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस, पे एंड इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। IFS जो है वो सबसे हाईयर सर्विसेज है सेंट्रल सर्विसेज में की अगर हम बात करें, क्योंकि IAS की अगर मैं बात करूं तो उसके जितना इसको दर्जा दिया जाता है, ठीक है, IFS को। अब हम स्टेट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। जो स्टेट के पर्सनल है, पर्सनल ऑफ स्टेट सर्विसेज वर्क अंडर द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं इसके सारे पर्सनल। दे ऑक्यूपाई लोअर पोजीशन इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द स्टेट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो हायरार्की है स्टेट की, उसमें लोअर पोजीशन को मतलब प्राप्त करते हैं। दे ऑक्यूपाई लोअर पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ द स्टेट, ठीक है, देन दोज हेल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज से नीचे की रैंक होती है इनकी, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज से इनका हायरार्की में नंबर जो आता है वो दूसरे नंबर पर आता है। नंबर ऑफ सर्विसेज इन अ स्टेट डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे सेंट्रल सर्विसेज में 66 होती है ग्रुप ए की सर्विसेज, ऐसे कोई फिक्स नंबर नहीं है स्टेट सर्विसेज के लिए। एक स्टेट अपनी मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से कितनी भी सर्विसेज बना सकता है, तो इसीलिए स्टेट टू स्टेट वैरी करती है इनका नंबर, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर स्टेट्स में कॉमन होती है, ठीक है, कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो कि सारे ही स्टेट्स में कॉमन सी होती है, मतलब लगभग, तो वो ये है। सबसे पहले है सिविल सर्विस, ठीक है, सिविल सर्विस, फिर है पुलिस सर्विस, फिर है फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चरल सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटरनरी सर्विस, फिशरी सर्विस, जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल्स टैक्स सर्विस, जेल सर्विस, सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। ये सारी कॉमन होती है, ठीक है, हर स्टेट में होती है। स्टेट सर्विसेज आर ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। अब इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी नहीं कहते हैं खाली, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 का भी क्लासिफिकेशन इसमें भी चलता है, ठीक है, या ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 ऐसे बोलते हैं स्टेट के उसमें, ठीक है। और क्लास भी बोलते हैं, ग्रुप भी बोलते हैं, और मतलब ऐसे बोलते हैं, ठीक है। स्टेट सर्विसेज जो है उनको भी गैजेटेड क्लास और नॉन गैजेटेड क्लास में क्लासीफाई कर रखा है, सेम एज सेंट्रल सर्विसेज, ठीक है। जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी यानी कि क्लास 1 और क्लास 3 वाले जो क्लास 2 वाले जो मेंबर्स हैं वो गैजेटेड क्लास में आएंगे, और क्लास 3 यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी क्लास 4 वाले नॉन गैजेटेड क्लास में आएंगे, ठीक है। अब ये जो नेम्स हैं मेंबर्स ऑफ द गैजेटेड क्लास, ठीक है, गैजेटेड क्लास के जो नेम्स है वो गवर्नमेंट गैजेट में पब्लिश होते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, प्रमोशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए। गवर्नमेंट का जो गैजेट है मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें इनके नेम मेंशन होते हैं गैजेटेड क्लास के, कि देखो भाई फलाने हैं, इनका ट्रांसफ़र अब वहाँ पर कर दिया गया है, इन्होंने यहाँ से यहाँ तक काम किया, ठीक है, इनका रिक्रूटमेंट, उनका अपॉइंटमेंट, उनका प्रमोशन, रिटायरमेंट, सब कुछ जो है उनका चढ़ा हुआ होता है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के गैजेट में। लेकिन जो नॉन गैजेटेड वाले होते हैं उनका पब्लिश नहीं होता है ऐसे, ठीक है, तो उनको मतलब उनसे कोई बड़ा ऑफिसर कर देता है ऐसे प्रमोशन वगैरह सब कुछ। मेंबर्स ऑफ द गैजेटेड क्लास एंजॉय सम प्रिविलेजेस विच आर डिनाइड टू द मेंबर्स ऑफ नॉन गैजेटेड क्लास। ऐसे कुछ प्रिविलेजेस हैं जो गैजेटेड वालों को मिलते हैं, नॉन गैजेटेड वालों को नहीं मिलते हैं। मेंबर्स ऑफ द गैजेटेड क्लास आर कॉल्ड ऑफिसर्स, ठीक है, जो मेंबर्स होते हैं गैजेटेड क्लास के उनको ऑफिसर कहा जाता है, और जो मतलब नॉन गैजेटेड वाले होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा निचले दर्जे पर आते हैं इनकी अपेक्षा। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट की अगर मैं बात करूँ जो 1951 में आया था, ठीक है, वो एक बात कहता है, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट का आपको पता है ना 1951 में आया था, तो वो एक्चुअल में कुछ कहता है, और वो क्या कहता है कि जो सीनियर पोस्ट जो है, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 33 and 1/3% इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, Indian police service and Indian forest service are required to be filled in by the promotion of officer employed in the state services। कि भैया देखो IAS, IPS और IFOS ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें इसकी हम बात कर रहे हैं, इनमें 1/3 सीट्स का मतलब 1/3% जो सीट है 1/3%, ठीक है, या 33 से ज़्यादा नहीं,
मतलब एटलीस्ट 33, ठीक है, मैक्सिमम 33 सीट्स जो है इसमें उन लोगों को दी जानी चाहिए जो कि स्टेट सर्विसेज से हैं, ठीक है। देखो एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए, क्योंकि वो इंसान जो स्टेट सर्विसेज में काम कर रहा है उसको प्रमोशन के लिए मतलब वो ऑल इंडिया सर्विसेज में चला जाए, वहाँ पर अपनी मतलब प्रतिभा का शो ऑफ करे या दिखाए। तो मतलब इस चीज़ के लिए उन्होंने कहा है कि 1/3% या 33 से ज़्यादा नहीं, इतनी सीट्स जो है वो ऐसे लोगों को दी जानी चाहिए जो स्टेट सर्विसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है। Such promotions are made on the recommendation of selection committee constituted for this purpose in each state. तो ऐसा जो प्रमोशन है वो किसके रिकमेंडेशन पर बनाया जाना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। सच प्रमोशंस, ऐसे प्रमोशन जो है वो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाना चाहिए, जो कि हर स्टेट में इसी पर्पस के लिए बनाई गई है, ठीक है। मतलब हर स्टेट में एक सिलेक्शन कमेटी होगी, ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पर ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन से स्टेट सर्विसेज के मेंबर्स जाएंगे ऑल इंडिया सर्विसेज में। आई थिंक नाउ दिस इज क्लियर, ठीक है। प्रेजाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी। और ये जो सिलेक्शन कमेटी होगी ना, ठीक है, ये जो सिलेक्शन कमेटी है जो हर स्टेट ने बना रखी है इस काम के लिए, उसको कौन प्रेसाइड करेगा, कौन होगा उसका प्रेसिडेंट, कौन होगा उसका अध्यक्ष? वो होगा या तो चेयरमैन यूपीएससी का, ये मेंबर यूपीएससी का, ठीक है। यानी यहाँ पर भी सेंट्रल कंट्रोल। वेल आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ पर दे रखे हैं, देख लेना इन आर्टिकल्स को एक बार। रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस। रिक्रूटमेंट क्या है और सर्विस कंडीशन क्या है ये भी है। आर्टिकल 309 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 309 किस चीज़ की पावर देता है? आर्टिकल 309 पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर्स को कि आप रिक्रूटमेंट को रेगुलेट कर सकते हो, कंडीशंस को ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द स्टेट रेस्पेक्टिवली। अगर स्टेट सर्विसेज है तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? उनका रिक्रूटमेंट, ठीक है, उनके सर्विस कंडीशन, वो सब कुछ रेगुलेट कर सकता है, उसके ऊपर रूल बना सकता है। और अगर सेंट्रल सर्विसेज है तो उसके लिए भी जो हमारी पार्लियामेंट है वो रूल बना सकती है, उससे रिलेटेड रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, ठीक है। अनटिल सच लॉज आर मेड, और ये किसी एक्ट में नहीं लिखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है बाय द वे। अनटिल सच लॉज आर मेड द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट दिस मैटर्स। और जब तक ये पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई रूल नहीं बनाती तब तक प्रेसिडेंट जो है वो या गवर्नर इनको रेगुलेट करेगा। सेंट्रल सर्विसेज के रेफरेंस में करेगा प्रेसिडेंट, और अगर स्टेट सर्विसेज हैं तो उसमें करेगा गवर्नर, ठीक है, जब तक स्टेट लेजिस्लेचर कोई रूल नहीं बनाती इससे रिलेटेड। अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें तो रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है? जैसे अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, डेपुटेशन, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र, ये सब कुछ रिक्रूटमेंट में आता है, ठीक है। जैसे कि अपॉइंटमेंट कर दो, सिलेक्शन कर दो, डेपुटेशन कर दो, प्रमोशन कर दो, अपॉइंटमेंट कर दो ट्रांसफ़र से, ठीक है। और कंडीशन ऑफ सर्विस में क्या आता है? पे, अलाउंसेस, पीरियडिकल इंक्रीमेंट्स, लीव, प्रमोशन, टेन्यूर और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। मतलब अलाउंस कितने दे रहे हो आप, पीरियडिकल इंक्रीमेंट्स किस तरह मतलब इंक्रीमेंट होती जा रही है, फिर लीव कितनी है, प्रमोशन कितना हो रहा है हर साल, टेन्यूर कितना है, टर्मिनेशन कैसे हो सकती है सर्विस की, ट्रांसफर, डेपुटेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, डिसिप्लिनरी एक्शन, हॉलीडेज, आवर्स ऑफ वर्क एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी एट्सेट्रा, ये सब आती है कंडीशन ऑफ सर्विस में। और इस प्रोविज़न के अंडर में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है, ठीक है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों। इन द इंटरेस्ट ऑफ, किस इंटरेस्ट में? इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, इम्पार्शियलिटी, सीक्रेसी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, डिवोशन टू ड्यूटी एंड सो ऑन। मतलब हम आपके फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं ताकि आप में इंटेग्रिटी रहे, ऑनेस्टी रहे, एफिशिएंसी रहे, डिसिप्लिन रहे, इम्पार्शियलिटी रहे, सीक्रेसी, न्यूट्रलिटी रहे, एनोनिमिटी रहे, डिवोशन टू ड्यूटी रहे एंड सो ऑन। और ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो कंडक्ट रूल्स में लिखे हुए होते हैं, ठीक है, लाइक सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, इन सब में ये सारे के सारे रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं।
अगर हम टेन्यूर ऑफ ऑफिस की बात करें कि इनका टेन्यूर कितना होगा, ऑफिस का टेन्यूर इनका कितना होगा, ठीक है, तो आर्टिकल 310 के अकॉर्डिंग मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, इनका तो बता रखा है। डिफेंस सर्विसेज में जो लोग हैं, सिविल सर्विसेज जो मतलब सेंटर की सिविल सर्विसेज हैं वो लोग हैं, ठीक है, आर्टिकल 310 में दे रखा है ये। और ऑल इंडिया सर्विसेज में जो लोग हैं, ठीक है, और या फिर वो लोग जो कि मिलिट्री पोस्ट होल्ड करते हैं, सिविल पोस्ट होल्ड करते हैं अंडर द सेंटर, ठीक है, उनके लिए वो जो मतलब अपना टर्म होगा उनका, वो होगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दे विल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज के मेंबर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स, ठीक है, सिविल सर्विसेज जो है सेंटर की, सेंट्रल सर्विसेज में जो सिविल सर्विसेज है उसमें, और वो पर्सन जो कि मिलिट्री पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, सिविल पोस्ट सेंटर के अंडर में होल्ड कर रहे हैं, तो वो सब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पर रुके हुए हैं, ठीक है। और मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विस जो है स्टेट की, ठीक है, या सिविल पोस्ट जो स्टेट के अंडर में लेते हैं, वो सब भी क्या करते हैं, गवर्नर जो प्लेजर होगा ना गवर्नर का, उसके उसमें करेंगे, ठीक है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। मेंबर्स ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज और पर्सनल होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट और सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर, ठीक है। देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल ऑफ डिसमिसल एट प्लेजर, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्रेसिडेंट को जब कोई बात बुरी लगी और उसी तरीके से हटा दिया उनको, ठीक है, किसी भी सिविल सर्वेंट को हटा दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि एक एक्सेप्शन है, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर होंगे, ठीक है, वो प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन हिम इन 2 केसेस, 2 केसेस में कंपनसेशन देना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी, किसको, जो ये इन सर्विसेज के मेंबर्स हैं, ठीक है। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं, जैसे कि पोस्ट को ही एबोलिश कर दिया गया है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, जो पोस्ट थी जिस पर उनको लगाया गया था उसको एबोलिश कर दिया गया है, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इनको देना पड़ेगा कंपनसेशन, ठीक है, या फिर उनसे वेकेट कराई गई है वो पोस्ट जिसमें, लेकिन उनका उसमें कोई दोष नहीं था, ठीक है, ऐसी कोई रीज़न नहीं थी कि करप्ट वगैरह थे वो, नहीं, उनसे वेकेट वो इसलिए कराई गई, मतलब कोई और रीज़न थी, ठीक है, उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, तो ऐसे केस में भी उनको क्या देना पड़ेगा, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। एबोलिश बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, और वेकेट करा दी गई पोस्ट बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजंस, मतलब उन्होंने कुछ गलती नहीं की थी, ठीक है। और मतलब ये किस लिए कराया गया है, इन ऑर्डर टू सिक्योर द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन हैविंग स्पेशल क्वालिफिकेशंस, ताकि हम उनकी सर्विसेज को सिक्योर कर सकें, उन इंसानों की जिनके पास स्पेशल क्वालिफिकेशंस है। सेफ गार्ड्स टू सिविल सर्विसेज, कुछ सेफ गार्ड्स दिए गए हैं सिविल सर्विसेज के लिए, वो क्या है, आर्टिकल 311 जो है वो 2 रेस्ट्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। वो सेफ गार्ड हमने देखे थे, सॉरी आगे फिर से पढ़ते हैं। सेफ गार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स के लिए भी कुछ सेफ गार्ड्स है, आर्टिकल 311 जो 2 रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर पे, ठीक है। एक तो सिविल सर्वेंट जो है वो कभी भी उस अथॉरिटी के द्वारा डिसमिस या रिमूव नहीं किए जा सकते जो कि उससे सबऑर्डिनेट हो, ठीक है। किससे सबऑर्डिनेट, जिसने उसे अपॉइंट किया था, मतलब सिविल सर्वेंट को जिस बॉडी ने अपॉइंट किया था उससे सबऑर्डिनेट अगर कोई बॉडी उसे डिसमिस और रिमूव करती है तो वो डिसमिसल और रिमूवल नहीं माना जाएगा, ठीक है। जिसने मुझे अपॉइंट किया था वो तो आपसे बड़े थे, आप कौन होते हो मुझे डिसमिस करने वाले, तो वो सीन है। सिविल सर्वेंट जो है वो डिसमिस और रिमूव नहीं किए जा सकते और ना ही उनकी रैंक रिड्यूस की जा सकती है, किस लिए, मतलब except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। मतलब ये है कि सिविल सर्वेंट को ये भी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि आप तब तक रिमूव या डिसमिस नहीं किए जा सकते, तब तक आपकी रैंक रिड्यूस नहीं की जाएगी जब तक एक इंक्वायरी नहीं बिठाई जाती, ठीक है। और उस इंक्वायरी में आपको बताया जाएगा कि आपके ऊपर किस किस चीज़ का चार्ज लगा है, ठीक है, और आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको पूरा मौका मिलेगा अपने आप को सही साबित करने का, ठीक है।
यानी कोर्ट के सामने आप हर्ड किए जाओगे, ठीक है, तो तब जाकर आपको डिसमिस या रिमूव किया जाएगा। लेकिन ये जो प्रोविज़न है ये एक तो सिविल सर्विसेज ऑफ द सेंटर, सिर्फ सेंटर के सिविल सर्वेंट्स के लिए है, ठीक है, ना कि स्टेट के लिए। ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज ऑफ अ स्टेट नहीं भैया, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। सिविल सर्विसेज जो आती है हमारी स्टेट की उनके लिए भी है, या जो पर्सन है, ठीक है, जो होल्ड कर रहा है कोई सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर ऑफ स्टेट, उनके लिए भी है। यानी जितने भी सिविल सर्वेंट आ रहे हैं ना, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस में हो, सेंट्रल सर्विस में हो, या फिर स्टेट सर्विस में हो, जितने भी सिविल सर्वेंट है सबके लिए ये है, ठीक है। एक तो आप उससे जो आपसे सबऑर्डिनेट है उसके द्वारा आप डिसमिस नहीं किए जा सकते, और एक आपके ऊपर मतलब अगर कुछ लगा है तो इंक्वायरी बैठेगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा खुद को सही साबित करने का। लेकिन ये वाली जो चीज़ें हैं दोनों एक्सेप्शन, ये किसके ऊपर नहीं लगेंगे? नोट टू द मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, या मिलिट्री पोस्ट कोई होल्ड करता है कोई पर्सन, उस पर नहीं किए जा सकते, ठीक है। आपको कोई मौका नहीं मिलेगा सुनाई करने का, और ना ही आपको ऐसा है कि आपने थोड़ा ही मुझे अपॉइंट किया था, आप मुझे तो उन्होंने अपॉइंट किया था और आप तो उनके सबऑर्डिनेट हो, आप नहीं कर सकते मुझे डिसमिस, ये भी नहीं कह सकते वो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेकंड सेफगार्ड क्या है। होल्डिंग इंक्वायरी इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग 3 केसेस। अब उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन है। हम कह रहे थे ना कि सिविल सर्वेंट को अगर भाई रिमूव करना है तो एक इंक्वायरी बिठाई जाएगी, ये होगा वो होगा। तो ये जो होल्ड इंक्वायरी वाली सिस्टम है, ठीक है, ये 3 केसेस में आपको अवेलेबल नहीं की जा सकती, ठीक है। और वो 3 केसेस कौन से हैं? जहाँ पर एक सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया गया हो और रिड्यूस किया गया हो रैंक से, रिमूव किया गया हो ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज़ लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन अ क्रिमिनल चार्ज। मतलब वो क्रिमिनल केस में कन्विक्ट पाया गया है, ठीक है, तो उसमें उसको क्या है, इंक्वायरी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसमें उसको इंक्वायरी नहीं, मतलब ऐसा कुछ मतलब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड। Where the authority empowered to dismiss or remove a civil servant or to reduce him rank is satisfied that for some reason to be recorded in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry। मतलब जो अथॉरिटी उसको डिसमिस कर रही है ना, या रिमूव कर रही है, और राइटिंग में देगी, मतलब लिख कर देगी कि भैया ये रीज़न है, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें इंक्वायरी बिठानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है, मतलब ठीक है, प्रैक्टिकेबल नहीं है कि ऐसी इंक्वायरी कोई होल्ड की जाए, ठीक है। Where the president or the governor is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold। गवर्नर फॉर स्टेट सर्विसेज और प्रेसिडेंट ये सेटिस्फाइड हो गए हैं कि देखो भाई इतना ज़रूरी नहीं है कि इंक्वायरी होल्ड की जाए, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट दांव पर लगी है, ठीक है, तो ये सही नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को आँच नहीं आनी चाहिए। ओरिजिनली ये जो अपॉर्चुनिटी थी ऑफ बीइंग हर्ड, वो सिविल सर्वेंट को 2 स्टेजेस पर दी जाती थी। मतलब ओरिजिनली ये था कि इंक्वायरी स्टेज पर दी जाएगी, एक तो कि आपको सुना जाएगा, और पनिशमेंट स्टेज पर। इंक्वायरी हो रही है तब भी आपको सुना जाएगा कि आप अपनी तरफ से कोई सफाई देना चाहते हो तो, और भाई जब आपको पनिशमेंट मिलने वाली है तब भी। लेकिन फिर आया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, उसने किया इसमें कुछ सुधार। उसने कहा कि बस बहुत हुआ भाई, ये जो आपको मतलब ये जो इंक्वायरी वाली मतलब ऑफ बीइंग हर्ड वाली अपॉर्चुनिटी, ये सिर्फ आपको एक बार दी जाएगी, ठीक है, और वो है इंक्वायरी के टाइम, जब आपको पनिशमेंट मिलने वाली होगी ना, तब नहीं आप कर सकते हो कि मुझे सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस एक बार, ठीक है। ये था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा किया गया चेंज। सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड को, ठीक है, ये कहा कि सिविल सर्वेंट इन द सेकंड सेफगार्ड मेंशन अबव इंक्लूड्स। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है, कि क्या मतलब है ये क्या मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है, सिविल सर्वेंट के उसमें इसका क्या मतलब है। उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एन अपॉर्चुनिटी टू डिनाई हिज गिल्ट एंड इस्टेब्लिश हिज इनोसेंस। एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी कि वो अपने गिल्ट को डिनाई कर सके और अपनी इनोसेंस को इस्टेब्लिश कर सके, ठीक है। और ये ऐसा वो सिर्फ तब कर सकता है जब उसको बताया जाए कि चार्जेस क्या है जो उसके अगेंस्ट लगे हैं और क्या एलिगेशंस हैं, ठीक है, जिन पर वो चार्जेस बेस हैं। और दूसरा, ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको खुद को डिफेंड करने की बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस प्रोड्यूस। मतलब जो विटनेसेस प्रोड्यूस करे गए हैं क्रॉस एग्जामिन होंगे वो अगेंस्ट हिम,
एंड बाय एग्जामिनिंग हिमसेल्फ ऑन एनी अदर विटनेसेस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस, ठीक है, तो उसको ये भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट। जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगी वो इंक्वायरी ऑफिसर की एक रिपोर्ट लेकर आएगी टू द डेलिक्वेंट सिविल सर्वेंट, और उसको दिखाया जाएगा कि देखो भैया ये चीज़ें हैं जो तुम्हारे खिलाफ लिखी गई हैं, ठीक है, फॉर ऑब्जर्वेशन, ताकि तुम ऑब्जर्व कर लो और कमेंट करो बिफोर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कंसिडर्स द रिपोर्ट, ठीक है। इससे पहले डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उस रिपोर्ट को कंसिडर करे, तुम उससे पहले उसको ऑब्जर्व करो और कमेंट करो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में ये वाली बातें लिखी गई हैं। पार्लियामेंट जो है वो नहीं ऑल इंडिया सर्विस बना सकते हैं, ठीक है। एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बना सकते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है, अगर एक राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करे, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ऐसा बनाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सही रहेगा नेशनल इंटरेस्ट में, और ये जो राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी ये कैसे रिजोल्यूशन पास करेगी, स्पेशल मेजोरिटी से, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये होगा स्पेशल मेजोरिटी वाला कि 2/3 मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, तब जाकर राज्यसभा रिजोल्यूशन पास करेगी। और ये जो पावर है रिकमेंडेशन की, ये राज्यसभा को दी गई है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, ताकि जो इंटरेस्ट है स्टेट्स के वो प्रोटेक्ट किए जा सके फेडरल सिस्टम में। पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज। पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज के जितने भी रिक्रूटमेंट वगैरह से मैटर है सब कुछ। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 फॉर द पर्पस। इस एक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें जो इसने दी है वो भी पढ़ी है, ठीक है। तो 1951 में ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट ऑलरेडी आ चुका है। सर्विसेज नॉन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब कमेंसमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का जनवरी 26, 1950 को, तो उस टाइम पर जो सर्विसेज थी, ठीक है, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है, वो हम कंसिडर की जाएंगी क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट अंडर दिस प्रोविज़न। मतलब मान लो कि वो पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई हैं। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जो है, ठीक है, उसमें कोई भी पोस्ट इन्फीरियर टू दैट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे नहीं होगी। मतलब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में कोई भी पोस्ट जो है अगर बनी है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, मतलब कहते हैं बनेगी, तो उसमें कोई भी पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की नहीं होगी, ठीक है। A law providing for the creation of this service is not to be deemed as an amendment of the Constitution for the purpose of Article 368। और भैया अगर ये क्रिएशन होता है इस सर्विस का, ठीक है, तो वो आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, बस इसको ऐसे ही रखेंगे सिंपल। वैसे तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 1976 का, उसने प्रोविज़न बनाया था कि हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाएंगे। नो सच लॉ हैज़ बीन मेड सो फार, लेकिन ऐसा कोई भी मतलब ऐसा लॉ नहीं बन पाया है अब तक, ओके। अदर प्रोविजंस क्या है वो भी देख लीजिए। आर्टिकल 312A, जिसको 28वें अमेंडमेंट एक्ट 1972 में मतलब लाया गया था, इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें ये लिखा है कि पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन हु वर अपॉइंटेड टू अ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द क्राउन इन इंडिया बिफोर 1950। पार्लियामेंट जो है वो वेरी और रिवोक दोबारा से मतलब जगा सकती है कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन, उन पर्सन्स की सर्विस कंडीशंस जो कि सिविल सर्विस में थे ऑफ द क्राउन इन इंडिया बिफोर 1950, 1950 से पहले जो सर्विस में थे वो, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं। 1972 तक वो जो लोग 1950 से पहले थे, तो क्या वो उस हालत में होंगे कि तुम दोबारा से उनकी सर्विस कंडीशन को रिवोक कर सको, और क्या कहते हैं, क्या मतलब है इसका, वेल रहने दो कि वो बूढ़े हो गए होंगे उस टाइम पर। आर्टिकल 313 क्या कहता है, डील्स विद ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड सेज दैट अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑल द लॉज इन फोर्स बिफोर 1950 एंड एप्लीकेबल टू एनी पब्लिक सर्विस वुड कंटिन्यू, ठीक है। ये आर्टिकल 313 ये कहता है कि जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, ठीक है, और अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक प्रोवाइड ना किया जा सके, ठीक है, यानी जब तक वो इनकन्सिस्टेंसी में नहीं है, तो सारे लॉज जो कि 1950 से पहले मतलब इन्फोर्समेंट में थे
वो एप्लीकेबल होंगे टू एनी पब्लिक सर्विस वुड कंटिन्यू। ठीक है। आर्टिकल 314 क्या कहता है? मेड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। ये प्रोविज़न बनाता है किस चीज़ के लिए? एक्सिस्टिंग ऑफिसर्स के प्रोटेक्शन के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए, जो कि 28 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1972 के द्वारा रिपील कर दिया गया था। एंड दैट वाज ऑल। बाय।